हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की स्पेशल क्लासेस में लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे जो यूनिट 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। रोजगार और निर्माण का ये जो न्यूज़पेपर आता है गवर्नमेंट का, इसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। आपको पता होगा कि आपकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर भारत का इतिहास दे रखा है। उसके अंदर प्राचीन भारत शिक्षा व्यवस्था का एक टॉपिक दे रखा है। उसके कुछ शानदार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। सीधे यहाँ से प्रश्न आपके क्वेश्चन जो है पुटअप करवाए जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये स्पेशल रोजगार निर्माण के अंदर जब आप रोजगार निर्माण को पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब नजदीक आ रही है, तो रेगुलर जो रोजगार और निर्माण होगा उसमें ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सूत्र काल की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में दंड नीति शिक्षा का विषय संबंध किससे है, यानी कि दंड नीति का संबंध किससे है। तो यहां पर आप याद रखेंगे, आंसर यहां पे दे रखा है राजनीति शास्त्र। ठीक है, तो ये जो दंड नीति है इसका संबंध राजनीति शास्त्र से है, याद रखना। तो आपको एमपीपीएससी में सीधा पूछा जा सकता है कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में दंड नीति का मतलब क्या है, तो दंड नीति का मतलब शिक्षा व्यवस्था से है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में सगोदहा, है ना, ये वर्ड जो है ये लिखा है सगोदहा। ठीक है, सगोदाह जो शब्द है, ये सगोदाह से आप क्या समझते हैं, यानी कि सगोदाह का मतलब क्या होता है। वे महिलाएं जो आजीवन शिक्षा जारी रखती हैं, यानी कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करती हैं, उन्हें सगोदाह कहा जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, सगोदाह किसे कहा जाता है, सगोदाह से आप क्या समझते हैं, तो वे महिलाएं जो आजीवन शिक्षा जारी रखती हैं, वे महिलाएं जो विवाह तक शिक्षा जारी रखती हैं, वे महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं। तो इसके अंदर वो आएगा, वे महिलाएं जो विवाह तक शिक्षा जारी रखती है। ठीक है, तो विवाह तक जो महिलाएं शिक्षा जारी रखती हैं वो सगोदाह कहलाती है। तो अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि वे महिलाएं जो विवाह तक शिक्षा को जारी रखती हैं उन्हें सगोदाह कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, आंसर इसके साथ दे रखे। ठीक है, भारतीय गुरुकुल जो परंपरा चल रही है उसके अंतर्गत अंतवासी किसे कहा जाता है, अंतेवासी किसे कहा जाता है, तो अंतेवासी कहा जाता है विद्यार्थियों को। किसको कहा जाता है, विद्यार्थियों को। ये वैदिक शिक्षा शास्त्र आपके यूनिट 1 के अंदर है टॉपिक। ठीक है, उससे सीधे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ठीक है, रोजगार निर्माण में ये दे रखा है। चलिए, भारतीय गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत अंतेवासी किसे कहा जाता है, तो विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए, प्राचीन काल में वे ग्राम जिन्हें शिक्षा का केंद्र बनाकर राजा विद्वानों को बसाते थे तथा उनके निर्वाह की व्यवस्था करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें अग्रहारम कहा जाता था। अग्रहारम, तो इसको याद कर लीजिए, अग्रहारम किसे कहा जाता था, अग्रहाम कहा जाता था प्राचीन काल के वे ग्राम जो राजा या विद्वान के द्वारा बसाए जाते थे, इन्हें अग्रहारम कहा जाता था। अंतेवासी कहा जाता विद्यार्थियों को, और वे महिलाएं जो जो विवाह के साथ शिक्षा जारी रखती थी उन्हें सगोदाह कहा जाता था। क्या कहा जाता, सगोदाह। और जो वैदिक शिक्षा शास्त्र है उसके अंदर दंड नीति का मतलब होता है राजनीति शास्त्र से। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न अभी हमने देखे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध ऋग्वेद से है, तो ऋग्वेद के अंदर अलग अलग शाखा है जिसमें मंडूकनायन, है ना, मंडूकायन, सांख्यनायन और बास्कल, ये सारी की सारी जो शिक्षा है इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी का यूनिट 1 और यूनिट 1 बहुत ही टिपिकल आजकल बना दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर प्राचीन शिक्षा साहित्य जो आपका शास्त्र है उसको जोड़ा गया है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जो है इसका संबंध ऋग्वेद से है, तो उपरोक्त सभी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है, तो वाजस्नेही संहिता किसे कहा जाता है, इसमें देखिए शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, काठक संहिता या मैत्राणी संहिता, इनमें से किसे कहा जाता है वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोजगार निर्माण के लिए जो हमारी सीरीज होगी वो लगातार मैं इसे अपलोड करूंगा। उधर यूनिट 10 हमारी पैरेलल चल रही है तो उसको भी आप देखते रहे। संखा नायन नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कौशितिक के द्वारा, है ना। कुछ प्रश्न बहुत कठिन आपको लगेंगे, आप इनको याद कर लीजिए। संखनायन नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो कौशितकी के द्वारा की गई थी। त्रैत्रेय ब्राह्मण कितने अष्टक कांड होते हैं, त्रैत्रेय ब्राह्मण में कितने अष्टक कांड होते हैं, तो 3 अष्टक कांड होते हैं। ठीक है, पहले अगर नहीं पढ़ा हो तो याद करते चलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं जो यूनिट 1 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ को ओंकार के साथ त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है, यानी कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में ओमकार के साथ त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है, तो ओमकार के साथ जो त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोपद ब्राह्मण में। कहा मिलता है, गोपद ब्राह्मण में मिलता है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद जनक याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ का वर्णन करता है, तो इसका जो उत्तर है ये ऊपर दे रखा है। ठीक है,
इसका जो उत्तर है ऊपर दे रखा है, यह है बहद्र नारायण। ठीक है, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। रोजगार निर्माण की वेबसाइट पे भी ये पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे राज्य सेवा परीक्षा पास में आती जाएगी, इसमें नोट्स आते जाएंगे एमपीपीएससी के। ब्रह्मसूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना, बादरायण के द्वारा की गई है। ब्रह्मसूत्र की रचना किसके द्वारा? बादरायण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वेदांग को प्रतिसाख्य कहा जाता है? ये नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेदांग को प्रतिसाख्य कहा जाता है? शिक्षा को प्रतिसाख्य कहा जाता है। ऋषि प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोनक के द्वारा लिखा गया है, सोनक के द्वारा। सल्व सूत्र मुख्यतः किसका वर्णन करता है? तो सल्व सूत्र में यज्ञ वेदिका और ज्यामिति ज्ञान दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ वेदिका और ज्यामिति ज्ञान। इतना सही आपको याद करना है, मतलब इसके अंदर और नहीं जाना है, ये काफी है। अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखा गया? सबको याद होगा, ये तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। लग्नाचार्य है ना, लग्नाचार्य निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो वेदांग जोशित इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वेदांग ज्योतिष इनके द्वारा लिखा है। ये सारे प्रश्न नए, एकदम नए प्रश्न है। ऋग्वेद में कौन से मंडल में ऋचा है सबसे पुरानी मानी जाती है? तो सप्तम मंडल के अंदर जो भी श्लोक वगैरह दे रखे हैं वो सबसे पुराने हैं सप्तम मंडल में। ठीक है, उत्तर 7 में दे रखा है, तो या आपको याद नहीं करना, सीधे देखते जाना है। ठीक है, तो सप्तम मंडल में जितनी भी ऋचाएं दे रखी वो सारी की सारी पुरानी ऋचा है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्त में, निम्नलिखित में से कौन से सूक्त के अंदर, एक सेकंड ना, निम्नलिखित में से कौन से सूक्त के अंदर सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया? यानी कि इनमें से कौन से सूक्त के अंदर सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है? ये प्रश्न 18वें नंबर का हम कर रहे हैं, तो पुरुष सूक्त के अंदर। ठीक है, तो सृष्टि की प्रक्रिया का जो पूरी का पूरे नियम वगैरह दे रखे हैं, ये पुरुष सूक्त के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो पुरुष सूक्त आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 19वां प्रश्न। सामवेद के मंत्रों का गायन निम्नलिखित में से किस ऋत्विक के द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सी ऋत्विक के द्वारा किया जाता है? तो उद्गोता के द्वारा किया जाता है ना। तो जो सामवेद पढ़ते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित। डिटेल में भी हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसी टॉपिक जो मुझे मिल जाते हैं तो मैं वो कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को प्राचीन काल में अश्किनी कहा जाता था? है ना, तो याद रखेंगे चेनाब को अश्किनी कहा जाता था। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि सिंधु नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को प्राचीन काल में अश्किनी कहा जाता था? तो चेनाब को कहा जाता था अश्किनी। ठीक है, ये हो गए हमारे 21 प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए सर? 21 प्रश्न हो गए। अब देखो हम 22 से शुरू करते हैं। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। 22वां प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद काल में कौन सी नदी को नदी तमा कहा गया है? नदी तमा का मतलब होता है सबसे पवित्र नदी, और ये कहा गया है सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी कहा गया है किसको? सरस्वती को। ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में पूरन भेत्ता नामक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पूरन भेत्ता का शब्द का मतलब जो होता है वो होता है राजा। तो पूरन भेत्ता यहाँ पे किसको कहा गया है? राजा को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजा की नियुक्ति और उसको पद से हटाने पर नियंत्रण रखती है? तो समिति, सभा समिति आपने सुना ही होगा, ये तो लूसेंट में भी दे रखा है। तो समिति ऐसी होती है जो राजा को अपने पद से हटाती है। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? यानी कि वैदिक काल के अंदर जो न्यायाधीश वगैरह होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रश्न विनाक कहा जाता था। प्रश्न विनाक। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम सीधे सीधे इन प्रश्नों को करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो यूनिट 10 की क्लास है उसको भी मुझे अपलोड करना है। अभी उसमें हमने वैधानिक जो संस्थाएं हैं जनजातियों से रिलेटेड वो कंप्लीट कर लिया है। जनजाति कितनी है, कहाँ कहाँ पे उनका पॉइंट है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ये भी हमने देख लिया है। अब जो डेबर आयोग हमारा बचा है, भूरिया समिति मैंने कल पढ़ा दी थी आपको, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर हम पर्व त्योहार पर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः कृषि कार्यों से संबंधित है? तो चतुर्थ मंडल। याद रखेंगे चतुर्थ मंडल कृषि कार्यों से संबंधित है। कुलिया शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में किस हेतु किया जाता है? तो कुलिया शब्द का प्रयोग नहर के लिए किया गया है। ठीक है, नहर। इसमें मैं कुछ भी डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि सारे प्रश्न मेरे लिए भी नए हैं। कुलिया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में किस हेतु किया गया है? तो नहर हेतु किया गया। बौद्ध धर्म के कौन से बोधिसत्व को अलौकिक खतरे के खिलाफ एक रक्षक माना गया है? तो सीतापात्रा। सीतापात्रा यानी कि याद रखिएगा बौद्ध धर्म में कौन से बोधिसत्व को अलौकिक खतरे के खिलाफ एक रक्षक माना गया है? तो सीतापात्रा को माना गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का बोधिसत्व माना गया है? तो भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया। किसको माना गया? मैत्रेय को। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष मिला था? तो ये पावापुर में मिला था। गिरनार गुजरात में आता है। समेत शिखर आपको पता होगा, ये जैनिज्म का बहुत पवित्र स्थान है, चर्चाओं में भी रहता है। जैन धर्म के अनुसार ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है?
सबको पता है सांड उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। अरिष्ट नेमी का क्या है, शंख है। महावीर स्वामी का सिंह है ना, याद किया होगा आपने। चलिए, तो सांड किसका है, ऋषभनाथ का। ये प्रथम जैन तीर्थंकर है, इनको याद रखिएगा। काकतेय का जो रूपेश्वर टेम्पल है, काकतेय का रूपेश्वर मंदिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना में, है ना, इसको याद रख लीजिएगा। काकतेय का रूपेश्वर मंदिर, एक मंदिर आता है हमेशा एमपीपीएससी में, काकतेय का रूपेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में आता है, तेलंगाना में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीतन वासला की गुफाओं मुख्यतः किस धर्म से जुड़ी हुई चित्रकला प्राप्त होती है, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीतन वासला जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। मूर्तिकला की अमरावती शैली का संबंध जो है उसमें कौन सा कथन असत्य है, तो हम इसको ऊपर जाके देख लेते हैं, ठीक है। असत्य ढूंढना है, ठीक है। 4 कथन दे रखे होंगे, आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। पहला कथन देखिए, पहला कथन क्या है, पहला कथन है अमरावती शैली मुख्य रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह शैली यूनानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव लिए हुए है। मूर्तियां सामान्यतः बौद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। अमरावती शैली मुख्यतः सातवाहन शासकों के शासनकाल में फली फूली, एकदम सही है। यह शैली यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव लिए हुए है, ठीक है। तो इसमें भारतीय प्रभाव मिलता है और याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत दे रखा है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो याद रखना यह शैली यूनानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव लिए हुए है, ये ऑप्शन जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान नामक पारंपरिक नृत्य नाट्य किस राज्य से संबंधित है, याद किया होगा, कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनीअट्टम केरल में होता है। तो ये जो क्लासिकल डांस है इनको भी याद रखेंगे। यक्षगान एक नॉर्मल नृत्य होता है जो कर्नाटक राज्य के अंदर किया जाता है। छिबी गदगा, है ना, ये गदगा होता है नामक प्राचीन एक युद्ध कला है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छिबी गदगा क्या है, तो एक युद्ध कला है जो मणिपुर में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, मणिपुर। मणिपुर चर्चा में भी है, आपने सुना ही होगा। जीवक चिंतामणि ये नामक ग्रंथ कौन है, यानी कि इसको किसने लिखा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा तिरुक्त देवर। तिरुक्त देवर इसके जो है रचनाकार है। किराता अर्जुनीय नामक संस्कृत ग्रंथ, तो याद रखिएगा किराता अर्जुनीय जो ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा गया है और ये लिखा था भारवी ने। किसने लिखा था, भारवी ने लिखा था। नोआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो नोआखाई त्योहार जो है ये उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है नोआखाई त्योहार, ठीक है, उड़ीसा राज्य। हड़प्पा कालीन स्थल मिथाथल निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है, तो ये हरियाणा में है। मिथाथल कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। पुरी जगन्नाथ यानी कि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वो किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागरा शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ। उड़ीसा में आता है, उड़ीसा में नागर शैली मिलेगी आपको, है ना, ये उड़ीसा वाले राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है, नागार्जुनी गुफा बिहार, उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश, एकदम सही है। चंद्रगिरी की गुफा उड़ीसा है, उज्जैनती गुफा गुजरात। तो बताइए कौन सा गलत है, चंद्रगिरी की गुफा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। उत्तर 7 में दे रखा है तो अपन निशान नहीं लगा रहे। चंद्रगिरी की गुफा है उड़ीसा। ये सारे के सारे प्रश्न एमपीपीएससी यूनिट 1 प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है, जिसमें शिक्षा शास्त्र एक टॉपिक है, उसके लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो आप सबको पता ही है तृतीय बौद्ध संगीति जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और जैन धर्म की भी 2 संगीतियां हुई थी, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो संगति है उस संगति से रिलेटेड जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलेपुत्र तीर्थ थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करता है और ये इसके जो लकुलिश जो थे वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं, लकुलिश माने जाते हैं, लकुलिश, ठीक है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सांची स्तूप भगवान बुद्ध के कौन से शिष्य की अस्थियां सुरक्षित है। तो आप सबको पता है पाशुपुत्र के अलावा यानी कि बौद्ध धर्म के जो सांची का स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के कौन से 2 शिष्य थे, तो सारिपुत्र और महामोगलायन, ये दोनों शिष्य थे इनके। और सांची का जो स्तूप है 3 स्तूप है, 3 स्तूप में अलग अलग चीजें हैं, एक में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, एक में उनके शिष्यों की है और एक में उनके द्वारा जो प्रयोग में लाई गई सामग्री थी वो रखी गई है। तत्कालीन लाट देश रेशम व्यापार दशपुर में आकर बसने का वर्णन निम्नलिखित में से किस गुप्त काल के अभिलेख में मिलता है, तो दशपुर अभिलेख में मिलता है, आपको पता होगा। दशपुर अभिलेख के अंदर सूर्य मंदिर की जानकारी भी मिलती है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित है। दक्षिणापथ के राजाओं को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो देखिए उत्तर राजाओं के लिए परिचारीकृत नीति अपनाई थी, जबकि दक्षिण के राजाओं के लिए ग्रह मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी, यानी कि वो जीतते थे और उन्हें वापस वहीं पे दे देते थे, ठीक है, ताकि बाद में वो राजा उनकी हेल्प करे। तो ग्रह मोक्ष अनुग्रह। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने
वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? वेरी 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 आईएमपी प्रश्न, ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोंड नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चंदेल धार से नहीं है, बुंदेलखंड से थे। बाकी सारे सम्मिलित है। कदम याद कर लीजिए, सातवाहन प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रहा करती थी। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो परखम नामक एक स्थान से प्राप्त हुई है, परखम से। ठीक है, किसकी? यक्ष की प्रतिमा। भारतीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते लिखा है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो बचपन से आपने याद किया होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये 50 प्रश्न जो आपने आज सोल्व किए, 51 प्रश्न, ये सारे के सारे कृतिका जवारिया मैडम के द्वारा बनाए गए थे। कृतिका जवारिया मैडम एक प्रोफेसर है और कृतिका जवारिया मैडम के द्वारा इन प्रश्नों को लिया गया था। ये रोजगार निर्माण के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं, और रोजगार निर्माण अगर आपके पास है या आपके पास आता है, नहीं भी आता है, तो रोजगार निर्माण की वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब जैसे जैसे एमपीपीएससी की तारीखें नजदीक आएगी, वैसे वैसे इसमें नोट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट 10 की क्लास जरूर देखिएगा। एमपीपीएससी 2025 का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसको जाके देखिएगा। यूनिट 10 को हम रेगुलर कवर कर रहे हैं। यूनिट 10 जैसे ही खत्म होगी, हम डिटेल में यूनिट नंबर 7 या फिर 9 को शुरू कर देंगे। संपूर्ण जितने भी नोट्स मेरे ई नोट्स है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध होंगे, लेकिन मैं इन हैंड रिटन नोट्स को डिजिटल नोट्स के रूप में परिवर्तित कर रहा हूँ, और सीधे आपको पढ़ाने के लिए मेरी कोशिश ये है कि आप 80+ स्कोर करें। और 80+ स्कोर तभी हो पाएगा जब हम जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे कि आज की जो मैंने अभी क्लास ली, इसके अंदर सारे प्रश्न नए हैं, है ना। जब आप यूनिट 1 का जो सिलेबस है पूरा वो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक बात मेरी ध्यान रखना, जो सिलेबस में दे रखा है वही एमपीपीएससी आपसे पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछेगा। भर भर के दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़ना है। कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं तो उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। बाकी वही पैटर्न रहेगा, वही पेपर रहेगा। पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना किया जाता है। परीक्षा का पैटर्न सेम रहेगा, प्रश्नों की प्रकृति सेम रहेगी। एमपी के लगभग 40 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन 40 आपको मिलेंगे। तो एमपी पर भी आपका फोकस विशेष तौर पर रहना चाहिए। डेली एमपी पढ़ना शुरू कर दीजिए, हमारी क्लास को भी देखिए, और सारी की सारी चीजें हमारी जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा एमपीपीएससी की।